मीरा, अब कल से तो आ रही है एकदम। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वैद्याणं नमो लोये सवसावणं येसो पंच नमः कारो सव पावपनाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमें सपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा हो। सभी से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में जय जय। हमने 8 मूल कर्मों के बारे में देखा था। बंध स्वामित्व की बात चल रही है यहाँ पर। बंध के स्वामी कौन कौन होंगे? द्वार फर्स्ट में हमने देखा था कि मूल कर्म जो भी है वो मूल कर्म का बंधक स्वामी कौन है, वो हमने गुणस्थान वाइज देखा था और गति से देखा था। ठीक, उसके बाद सेकंड द्वार में मैंने एक बार दे दी। वो कौन कौन निकालो। से गुण स्थान में हमने देखा था, कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन से कर्मों का बंध हो सकता है, मतलब कौन कौन से मतलब कितने कर्मों का बंध हो सकता है, ये हमने देखा था। कितने कर्मों की नियमा और कितने कर्मों की भजना, ये हमने सेकेंड द्वार में देखा। अब थर्ड द्वार में हमको क्या देखना है? हमें देखना है सादी अनादि प्ररूपना, मतलब कोई भी कर्म है उस कर्म के बंध की, क्योंकि हम बंध के बारे में पढ़ रहे हैं, बंध का प्रकरण है, उस कर्म के बंध की शादी होती है क्या, शादी भंग घटित होता है क्या, या फिर वो अनादिकाल से भी बंधता है क्या, बंधता आ रहा है क्या वो ध्रुव रूप से बन रहा है, क्या वो अध्रुव रूप से बंध रहा है, ये भंग हमें देखना है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम 8 मूल कर्म की बात कर रहे हैं। ज्ञानावर्णी कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म है। ज्ञानावर्णी कर्म का बंध एक बार गुणस्थान देख लेते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म का ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, नाम, गोत्र और अंतराय, ये जो 5 कर्म है इनका गुणस्थान 1 से 10 तक सकशाई जीव ही इनका बंध करते हैं। वेदनी कर्म में सकशाई अकशाई दोनों ही बंध कर सकते हैं, तो 1 से 14 हो सकता था, लेकिन क्योंकि 14वां गुणस्थान अयोगी गुणस्थान है, इसीलिए 14वें गुणस्थान में किसी भी कर्म का बंध ना होने से वेदनी कर्म का बंध 13वें गुणस्थान तक होता है। मोहनी कर्म की बात करें तो मोहनी कर्म सिर्फ बादर मोहनी कर्म के ही, मतलब बादर कषाय के उदय में ही मोहनी कर्म का बंध संभव है। तो 1 से लेकर 9 तक बादर कषाय का उदय रह सकता है, रहता है। तो इस अपेक्षा से 1 से 9 गुण स्थान तक ही उसका बंध हो सकता है। उदय 10 तक रहता है लेकिन बंध 9 तक, ये ठीक एक बार उदय में नहीं जाता है। ये हो गया 1 से 9। अब देखना है ज्ञानावर्णी कर्म की बात करें। ज्ञानावर्णी कर्म के 10 गुण स्थान है। 10वें गुण स्थान के आगे अगर कोई जीव जाए और वहां पे उसका बंध रोके और फिर से वापस 10वें गुण स्थान या नीचे के गुण स्थानों में आने पर बंध स्टार्ट कर दे, तो वो भंग सादी का घटित हो सकता है। तो क्या ज्ञानावर्णी कर्म में ऐसी आ सकती है कंडीशन? ज्ञानावर्णी कर्म का हाँ। 10th गुण स्थान से जीव अगर 12th गुण स्थान में गया, शपथ श्रेणी वाला होगा, 12th में गया, तो फिर से वो 10th में नहीं आ सकता, मतलब उसके शादी नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो उपशम श्रेणीवर्ती जीव है और वो 11वें गुण स्थान में गया और वहां पर उसका ज्ञानावर्णी का बंध नहीं हो रहा और फिर से वो या तो 10th गुण स्थान में जाए या फिर 4th गुण स्थान में चला जाए, तो उसके बंध की क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी। आदि हो जाएगी। आदि होने से शादी का भंग ज्ञानावर्णी में घटित होता है। फिर बात करते हैं दर्शनावर्णी कर्म की। दर्शनावर्णी कर्म सेम है, 1 से 10। दर्शनावर्णी के लिए भी यही बात हो जाएगी। ठीक, फिर अच्छा एक बार पूरे कंप्लीट कर लेते हैं फिर कर्म देखते जाएंगे।
पहले ज्ञानावर्णी की बात करें तो अनादिकाल से ये बंध रहा है क्या? जिन भी जीवों ने अभी तक उपशम श्रेणी का आरोहण करके 11th गुण स्थान तक नहीं पहुंचे होंगे, उन जीवों की अपेक्षा ज्ञानावर्णी का बंध अनादिकाल से हो रहा है। नेक्स्ट है ध्रुव रूप से। ध्रुव मतलब शाश्वत रूप से, कभी उनके बंध की एंडिंग होगी नहीं। तो जो भी जीव कभी 10th गुण स्थान को क्रॉस करेंगे ही नहीं, उन जीवों की अपेक्षा ध्रुव रूप से, तो वो ऐसे जीव सिर्फ अभव सिद्धिक ही हो सकते हैं। तो अभव सिद्धिक जीव की अपेक्षा ध्रुव रूप से इसका बंध है। और भव सिद्धिक जीव मतलब जो निश्चित 10th गुण स्थान को क्रॉस करके ऊपर 11वें या 12वें में जाएंगे ही जाएंगे, तो उनकी अपेक्षा से, भव सिद्धिक जीवों की अपेक्षा से अध्रुव रूप से हो गया। दर्शनावर्णी की बात करें तो दर्शनावर्णी का बंध भी ज्ञानावर्णी के साथ में ही होता है। नाम कर्म गोत्र कर्म मंत्राय कर्म, इनका बंध भी क्या हो रहा है, इसके साथ ही होता है। सेम कंडीशन हो जाएगी, 10वें से अगर आगे गए तो सादी भंग घटित हो जाएगा वापस 10वें में या चौथे में आने पर। अगर अभी तक 10वें से आगे नहीं गए तो अनादि रूप से बंद हो रहा है। जो 10वें को कभी क्रॉस नहीं करेंगे ऐसे भव सिद्धिक जीव की अपेक्षा ध्रुव रूप से है। और जो 10वें को कभी ना कभी क्रॉस करके आगे 11th या 12th में जाएंगे, उनकी अपेक्षा अध्रुव रूप से इसका बंद हो रहा है। तो ये पांचों ही प्रकृति, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी नाम गोत्र और अंतराय, ये पांचों ही प्रकृति की अपेक्षा सेम कंडीशन हो जाएगी। अब बात करते हैं वेदनी कर्म की। वेदनी कर्म का बंद हो रहा है 13th गुण स्थान तक। 13th गुण स्थान से आगे कोई 14th गुण स्थान में जाता है तो 14th से वापस 13th में या उससे नीचे आ सकता है क्या? नहीं 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 आ सकता। एक बार इसके बंध की एंडिंग करी फिर वापस से बंध स्टार्ट नहीं हो सकता। नहीं होता है। फिर अनादि भंग घटित होगा क्या? अनादि हाँ काल से नदी रूप वेदनी से कर्म है। का बंध हो रहा है। हाँ हो रहा है। हाँ ध्रुव रूप से मतलब हमेशा होगा क्या? अभव सिद्धिक हाँ जीवों में हाँ हमेशा बहुत होगा। सिद्धि का भव वैसा सिद्धिक होगा। जीव कभी ना कभी 14th गुण स्थान को अवश्य प्राप्त करेंगे, प्राप्त करेगा। तो वो अध्रुव रूप से भी है। अब बात करते हैं मोहनी कर्म की। हाँ, मोहनी कर्म है, मोहनी कर्म मतलब 9th गुण स्थान तक बन रहा है। 9 से आगे अगर कोई जीव 10th में जाए तो 10th में जाने पर उसका बंध क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुक जाएगा। 10th में रुका, उसके बाद 11th में जाने वाला जीव वापस से 10th या फिर 4th में आ जाए, मतलब वापस 10th से नीचे आके 4th में भी चला जाए या फिर 9th में आए, तो उसके बंध की आदि हो जाती है। मतलब मोहनी कर्म में शादी का भंग घटित हो सकता है। अनादि रूप से है कि अनादिकाल से तो बंद हो ही रहा होगा जिनने अभी तक 9th गुण स्थान को टच नहीं करा। फिर ध्रुव रूप से मतलब अभव सिद्धिक जीव की अपेक्षा, और दो जो रूप 9th से। गुण स्थान को क्रॉस करके 10th में कभी ना कभी अवश्य जाएंगे, उनकी अपेक्षा अध्रुव हो गया। अब ये हो गए 8 कर्म। नहीं, एक आयुष्य कर्म बचा है ना। आयुष्य कर्म। आयु कर्म का हमने देखा 1 से पहला और 4 से छठा पूरा है, और सातवां एक संकेतन भाग। 7वें का एक संकेतम भाग है। ठीक है, तो अब ये आयुष्य कर्म की बात करें तो जो भी, मतलब पहली बात तो ये अनादि रूप से तो है ही नहीं, क्योंकि अनादि काल से आयुष का बंध नहीं होता। और हमेशा बंद होता रहेगा क्या? तो नहीं, इसका नहीं बंध सिर्फ शॉर्ट इंटरवल के लिए, अंतर्मुहूर्त काल के लिए ही होता है। तो जब भी इसका बंध स्टार्ट होता है तो आदि होती है, जब भी एंड होता है तो उसका मतलब अध्रुव। अध्रुव रूप से बंधता है। एंडिंग होती है, बिगनिंग भी होती है, पर अनादि काल से नहीं बनता है और हमेशा नहीं बंधेगा। ये हो गया 8 कर्मों का साध्य अनादि प्ररूपण। अब इसमें हम देख लेते हैं बंध स्थान। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 19 है ना। चैप्टर नंबर, हाँ 19 है। चैप्टर 19 की बात करते हैं बंध स्थान। बंध स्थान क्या होता है? जब भी हम ये स्थान वाली बात करते हैं ना, तो इसमें क्या बोला जाता है कि बंध स्थान मतलब एक साथ जितनी प्रकृतियों का, बंध स्थान की बात है तो एक साथ जितनी प्रकृतियों का बंध है। उदय स्थान मतलब एक साथ जितनी प्रकृतियों का उदय हो रहा है। बंध स्थान
बंध स्थान मतलब एक साथ एक ही समय पर जितनी प्रकृतियों का बंध हो रहा है उनके ग्रुप को, उनके समुदाय का समूह को क्या बोलते हैं? बंध स्थान। हाँ। ठीक है, मतलब एक साथ की बात करना, एक ही समय पर एक साथ जितना बंच में पूरा हम उठा रहे हैं उसको बोलेंगे प्रकृति बंध स्थान। और एक ही जीव की अपेक्षा बात करते हैं, एक समय पे कोई एक जीव जितने कर्मों का बंध एक साथ कर रहा होता है उस अपेक्षा से बंध स्थान बोला जाता है। तो बंध स्थान, जब भी जीव 8 कर्म है हमारे पास मूल, जब भी जीव आयुष्य का बंध कर रहा होता है उस समय पे वो क्या करता है? 8 कर्म का बंद करता है। 8 कर्मों का बंध करता है, मतलब 8 कर्म प्रकृतियों का बंध कर रहा है, तो इसको बोलते हैं 8 प्रकृति बंध स्थान। ठीक। उसके बाद जब आयुष्य का बंध नहीं कर रहा होता लेकिन वो 1 से 9 गुण स्थान में है। ठीक है, तो इसको गुण स्थान भी साथ साथ में देखते जाते हैं। 8 प्रकृति की बात करें अगर, तो 8 प्राकृतिक जो स्थान है, 8 प्राकृतिक बंध स्थान मतलब आयुष्य कर्म का भी बंध कर रहा है। आयुष्य कर्म का बंध कहाँ तक हो सकता है? आयुष्य कर्म का 7th गुण स्थान, जब जब भी आयुष्य कर्म का बंध करे। और कौन से गुण स्थान? तो मैक्सिमम 7th गुण स्थान तक, 7th गुण स्थान के एक संकेतन भाग तक आयुष्य का बंध कर सकता है। आयुष्य का बंध जब जब कर रहा है तब तब वो 8 प्राकृतिक बंध स्थान में है, लेकिन जब जब आयुष्य का बंध नहीं कर रहा और बाकी 7 ही कर्मों का बंध कर रहा है उस समय पर कितना प्राकृतिक होगा? 8 - 1 मतलब 7 प्राकृतिक स्थान होगा। फिर बात करते हैं जब मोहिनी कर्म का बंध नहीं कर रहा है, तो मोहिनी कर्म का बंध नहीं कर रहा मतलब 9th गुण स्थान के ऊपर की बात है। 9th गुण स्थान के ऊपर उसने मोहिनी कर्म का बंध भी रोक दिया है। जब जब तक वो मोहिनी कर्म का बंध नहीं कर रहा तब तक कहेंगे कि वो जीव 10th गुण स्थान में से। आठ प्राकृतिक की बात करें तो 8 प्राकृतिक में गुणस्थान क्या क्या होंगे? क्योंकि आयुष्य कर्म का भी बंद हो रहा है तो पहला, 4 से 6 और 7 का एक संकेतन भाग। पहला इतना दूसरा भी गुणस्थान, है। हाँ, दूसरा भी आएगा ना? पहला दूसरा 4 से 4 6, से 6 और 7 का एक संकेतन भाग। पहला दूसरा 4 से 6 और 7 का एक संकेतन भाग। ठीक है, इतने में ये जो गुणस्थान है, इतने में जब जब, इतने में भी हर समय नहीं, इतने में जब जब आयुष्य का बंध हो रहा है उस समय पे जीव क्या कर रहा है? 8 प्राकृतिक बंध स्थान में है, 8 प्रकृतियों का बंध कर रहा है। फिर बात करते हैं जब आयुष्य का बंध नहीं कर रहा तब वो 7 कर्मों का, शेष 7 कर्मों का बंध कर रहा है। तो शेष 7 कर्मों का बंध कहाँ तक होगा? तो वो होगा फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में वो कंपलसरी 7 कर्मों का ही बंद करता है, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में आयुष्य कर्म का बंद नहीं करता है, मतलब 7th के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें वैसे भी नहीं करता, तो उसमें तो कंपलसरी 7 प्राकृतिक ही रहता है, वहां तो 8 होने की संभावना होती ही नहीं है। फिर 8वें में कंपलसरी 7 प्राकृतिक है, 9वें में कंपलसरी है, 10वें में होगा क्या 7 प्राकृतिक? नहीं हो सकता, नहीं। क्योंकि 10वें में मोहिनी कर्म का बंध नहीं जाएगा। होता। जब मोहिनी कर्म का बंध भी नहीं हो रहा है तो इसमें से एक और माइनस कर देंगे, मोहिनी माइनस करा, 8 में से आयुष्य माइनस करने पे 7 प्राकृतिक हुआ था। जब मोहिनी का बंध नहीं हो रहा ऐसी अवस्था है 10th गुण स्थान की, तो 10th गुण स्थान में 6 प्राकृतिक बंध स्थान होता है। और 10th गुण स्थान के आगे जब जीव 11th गुण स्थान में आता है, 11 ही कर्मों का क्या कर देता है? विच्छेद, बंध विच्छेद कर देने से सिर्फ एक प्राकृतिक बंध स्थान शेष बचता है। एक प्राकृतिक बंध स्थान 11 में, 12 में, 13 में और 14 में होता है। ठीक, ये हो गया 8 प्राकृतिक, पहला, दूसरा, 4 से 14 6, में नहीं होगा ना? हाँ हाँ हाँ, 14th में नहीं 11 होगा, तक 13th तक वेदनी कर्म एक कर्म होता है, 7 के एक संकेतन भाग तक। फिर 7 प्राकृतिक में मोहिनी कर्म, आयुष्य कर्म माइनस हो गया है तो 1 से लेकर 9 तक पूरे गुण स्थान है। फिर 7 में से मोहिनी कर्म माइनस हो गया तो 6 प्राकृतिक 10th गुण स्थान में,
और फिर 5 कर्म माइनस हुए तो 11, 12, 13 में सिर्फ एक प्राकृतिक ही रहेगा। 8 प्रकृति में सभी अब कर्म है ना? 8 में सभी हैं। 8 में से आठ फिर में आयुष्य माइनस किया तो 7 आया, फिर 7 में से मौनी माइनस किया तो 6 आया, 6 में से 5 माइनस किया तो एक प्राकृतिक एक आया। है। ठीक, अब इनका काल कितना कितना रह सकता है तो वो देख लेते हैं एक बार। एक से 9। ठीक है, अब कितना कितना ड्यूरेशन रह सकता है तो बताया जब 8 प्रकृतियों का बंध हो रहा है, 8 प्राकृतिक बंध स्थान मतलब 8 प्रकृतियों का बंध, तो ये 8 प्रकृतियों का बंध सिर्फ अंतर्मुहूर्त काल तक के लिए हो सकता है। ऐसा संभव कि आयुष्य का बंध हो। आयुष्य बंध का काल अंतर्मुहूर्त का ही है, इसीलिए उस आयुष्य बंध के काल में अंतर्मुहूर्त का काल हो जाएगा। ठीक, अब इसमें बात करते हैं हम जघन्य और उत्कृष्ट की। ठीक है, तो इसमें एक मतलब जो समझने की चीज है आयुष्य बंध में, वो हम एक बार देखेंगे। पहले इसको इतना समझते हैं कि जघन्य अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त ही है। ये कौन सा वाला है, आकर्ष वाली बात हम करते हैं एक बार। 7 प्राकृतिक है, 7 प्राकृतिक में क्या बोला है, 1 से 9 गुण स्थान। तो कंटिन्यूअसली कोई जीव 7 प्रकृतियों का बंध करे, ऐसी मिनिमम अवस्था क्या हो सकती है। तो जघन्य की अगर बात करें तो कोई जीव यहाँ पर पूर्व भव में आयुष्य बंध किया, 8 प्राकृतिक था, उसके बाद आयुष्य बंध करने के बाद वो बहुत बहुत मतलब मिनिमम से मिनिमम काल रहा और उसने फिर से आयुष्य बंध कर लिया। तो इस बीच उसका 7 प्राकृतिक क्या रहा, बंध स्थान रहा। अब ये जो 7 प्राकृतिक बंध स्थान है, मिनिमम कितना हो सकता है, इस बीच में उसको काल करना पड़ेगा, क्योंकि एक भव में सिर्फ एक ही बार उसको 8 प्राकृतिक बंध स्थान में जाना है, 2 बार आयुष्य का बंध नहीं कर सकते, तो बीच में उसको काल करवाना पड़ेगा। अब काल करने के बिल्कुल मिनिमम काल का 7 प्राकृतिक चाहिए। तो काल करने के बिल्कुल मिनिमम काल का 7 प्राकृतिक मतलब काल करने से जस्ट अंतर मुहूर्त पहले कोई जीव क्या कर रहा है, आयुष्य का बंध कर रहा है। और यहाँ पर इतना बंद कर रहा है कि वो सबसे पहला से पहला मिनिमम से मिनिमम उसको क्या है, मिनिमम से मिनिमम टाइम पर वो आयुष्य का बंध कर ले। तो इस प्रकार का उस जीव ने आयुष्य बांधा है कि वो सबसे मिनिमम मतलब किसका मिनिमम आयुष्य मतलब किसका बांधा होगा। अंतर्मुहूर्त। अच्छा, 7 प्राकृतिक के जघन्य की बात हो रही है ना, तो आयुष्य में नहीं, आकर्ष से देखना रहेगा वो। ठीक है, एक बार 7 के जघन्य को छोड़ देते हैं। एक बार 7 के जघन्य को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ के एक बार इसमें आते हैं उत्कृष्ट में। मतलब 8 प्राकृतिक यहाँ पर आयुष्य बंध किया है, उसके बाद मैक्सिमम काल बाद उसको वापस आयुष्य का बंध करना है, इस बीच में उसको काल करना पड़ेगा। काल करने का ये मैक्सिमम काल कितना होगा और ये मैक्सिमम काल कितना होगा अगले भव का जब वो आयुष्य बंध करे। तो सबसे पहले अगर हम देखें ये मैक्सिमम और ये मैक्सिमम अगर हम लेते हैं, तो ये मैक्सिमम तो हम ले सकते हैं 33 आग्रोपम। 33 आग्रोपम का बंध करने वाला जीव कौन होता है, वो होते हैं वाला। करोड़ पूर्व की आयुष्य वाले। 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाले जीव, हमको यहाँ का भी मैक्सिमम काल चाहिए, यहाँ का भी मैक्सिमम। यहाँ का मैक्सिमम तो फिक्स्ड है, क्या फिक्स्ड है कि 33 आग्रोपम में से 6 माह कम करें। मान लो ये 33 आग्रोपम की उनकी पूरी आयुष्य है, तो उसमें से 6 माह कम करे तो जीव आयुष्य बंध प्रारंभ करता है। तो ये जो 33 आग्रोपम माइनस 6 माह का काल है, ये वाला 33 आग्रोपम माइनस 6 माह, ये वाला काल तो हमारा इधर का हो गया सेकेंड भाव का। अब जिस जिस भाव में उसने इस भाव की आयुष्य बांधी है, वो भाव में उसको ये वाला पीरियड मैक्सिमम चाहिए 7 प्राकृतिक का मैक्सिमम बताने के लिए। ये पूरा 7 प्राकृतिक रहेगा बीच का, तो ये मैक्सिमम बताने के लिए बोलेंगे कि जो 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला मनुष्य था, उसने सबसे पहले चांस में ही अपना क्या कर दिया, आयुष्य का बंध कर दिया। सबसे पहली चांस कब होती है, 2/3 व्यतीत होने के बाद 1/3 शेष रहे, उस समय पे वो जीव आयुष्य बंध स्टार्ट कर देता है। तो ये जो है ये ड्यूरेशन क्या है, ये ड्यूरेशन है 1/3 करोड़ पूर्व का, 1 करोड़ पूर्व का 1/3 हिस्सा। तो 7 प्राकृतिक बंध स्थान का उत्कृष्ट जो काल है वो हो सकता है 1/3 करोड़ पूर्व प्लस
33 सागरोपम माइनस 6 माह। माइनस अंतर मुहूर्त नहीं आएगा क्या? नहीं, इसमें माइनस अंतर मुहूर्त नहीं लेना है। लेना है 1/3 करोड़ पूर्व में 1/3 टू करोड़ पूर्व ले लिया ना। 2/3 के बाद ही आयु से बांधेगा तो अंतर मुहूर्त आएगा ना, अंतर मुहूर्त काल में बांधेगा। एक बार ना आप लोग बुक में क्या दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा धारणा का चेंज है, तो जो हम वर्तमान में जिस हिसाब से दिया हुआ है, आप लोग एक बार सात प्राकृतिक का उत्कृष्ट बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है? अंतर मुहूर्त कम 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 6 माह कम 33 सागरोपम। हाँ, तो हाँ। फिर ये वाला अंतर्मुहूर्त काल हमको माइनस करना रहेगा। ये वाला जो अंतर्मुहूर्त, ये पूरा 1/3 करोड़ पूर्व का था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का काल। तो इसमें 1/3 करोड़ पूर्व के काल में हमको आयुष्य बंध का 8 प्राकृतिक का अंतर्मुहूर्त माइनस करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 7 प्राकृतिक। तो 1/3 करोड़ पूर्व में से अंतर्मुहूर्त कम और 33 सागरोपम में से 6 माह कम। ठीक है, ये इसका उत्कृष्ट काल हो जाएगा। अंतर्मुहूर्त इसको जैसे भी लिखना है, अगर 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 सागरोपम माइनस 6 माह, यह 7 प्राकृतिक का उत्कृष्ट हो जाएगा। फिर 6 प्राकृतिक की बात करें तो 6 प्राकृतिक सिर्फ 10वें गुण स्थान में, तो 10वें गुण स्थान का जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, जो भी 10वें गुण स्थान का काल है उस अपेक्षा से समझना रहेगा। जघन्य एक समय होता है ना, एक 10वें गुण समय आएगा। हाँ, जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। ठीक है, अपने को नुकसान का। फिर बात करते हैं कि एक प्राकृतिक है 11वां गुण स्थान, 12वां गुण स्थान, 13वां गुण स्थान। अगर कोई जीव 11वें गुण स्थान में एक प्राकृतिक का बंध कर रहा है, उस अपेक्षा से जघन्य होगा एक समय का और उत्कृष्ट होगा अंतर्मुहूर्त का। ठीक, अगर कोई 12वें गुण स्थान, 1 करोड़ पूर्व लेंगे ना, 1 करोड़ पूर्व। मैंने क्वेश्चन एक बार मेरा सुनिए, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला है कि कोई जीव 11वें गुण स्थान में एक प्राकृतिक बंध स्थान कर रहा है, तो उसमें हम करोड़ पूर्व कैसे ले लेंगे? अंतर्मुहूर्त है। अभी 11वें गुण स्थान की बात चल रही है। 11वें गुण स्थान में अगर कोई जीव एक प्राकृतिक बंध स्थान कर पे है, एक प्राकृतिक बंध स्थान है किसी जीव का, तो उसका जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त। रहेगा। अगर कोई जीव 12th गुण स्थान में है, तो 12th गुण स्थान में जघन्य अनुत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त का काल रहेगा। ठीक है, एक प्राकृतिक का। अगर कोई 13th गुण स्थान में है, तो 13th गुण स्थान में जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व हो जाएगा। ठीक, अब हमको बात क्या करनी है कि मान लेते हैं कोई जीव 12th में भी अंतर प्राकृतिक, मुहूर्त रहेगा। दीदी 12th 12वें का फिर से बता दो। 12th का अजघन्य अनुत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त ही होता है, उसमें जघन्य और उत्कृष्ट वाली बात नहीं होती, फिक्स्ड काल होता है अंतर्मुहूर्त का। ठीक, ये हुआ। अभी अगर सिर्फ 13th गुण स्थान की एक प्राकृतिक की बात करें तो बोलेंगे जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व। अब अगर हमको पूछ रहे हैं कि एक प्राकृतिक बंध स्थान में समुच्चय रूप से कोई भी जीव एक प्राकृतिक बंध स्थान में कितनी कितनी अवस्था तक रह सकता है, तो एक प्राकृतिक में रहने का मिनिमम काल क्या है? हम मिनिमम 11वें गुण स्थान की अपेक्षा ले लेंगे, क्योंकि उसमें हमको मिनिमम काल पता चल गया था, मतलब मिल गया था एक समय का। अगर कोई जीव आवाज एक नहीं समय आ रही। 11वें गुण स्थान में रहा और काल कर गया, अगर एक समय 11वें गुण स्थान में रह के जीव काल कर जाए, उस अपेक्षा से एक प्राकृतिक का जघन्य एक समय का काल हो सकता है। अब मैक्सिमम रहे तो एक प्राकृतिक का बंध कितना हो सकता है? तो बताए, मैक्सिमम देशों करोड़ पूर्व तक जीव एक प्राकृतिक बंध स्थान में रह सकता है। अब ये जो देशों करोड़ पूर्व है, ये किस गुण स्थान की अपेक्षा समझना रहेगा? 13वां। 13। और सोचिए, सबका 13वां ही आंसर है। 9 वर्ष की आयु। रहेगा उतना काल तो बाकी का। देशान 12 और कौन से 13 में गुण स्थान, रहेगा। क्वेश्चन ये है कौन से गुण स्थान की अपेक्षा है ये देशों करोड़ पूर्व? 12 और 13 13वें गुण स्थान की अपेक्षा, 13वें गुण स्थान। 13वें गुणस्थान की अपेक्षा। 13वें गुण 12 भी ऐड होगा। नहीं 12
आठवें से 12 का तो अंतर्मुहूर्त ही होता है। 12 13वें गुणस्थान की अपेक्षा है, 13वें गुणस्थान की 12-13 गुणस्थान की अपेक्षा नहीं खाली 13वां। नहीं, 12वां का तो अंतर्मुहूर्त ही है उत्कृष्ट, हाँ। 13वें के हिसाब से। खाली 13वां ही होगा, खाली 13वां। ठीक है। 12वां और 13वां। एक प्राकृतिक है ना, एक प्राकृतिक की क्या बात करी गई है कि जैसे हमने 7 प्राकृतिक कैसा माना, 8 प्राकृतिक यहाँ का छोड़ा था, उसके बाद 7 प्राकृतिक 7 प्राकृतिक, फिर वो काल कर गया, फिर 7 प्राकृतिक 7 प्राकृतिक, अगला 8 प्राकृतिक ना आए, यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई और है, इस बीच में टोटल टाइम उसका क्या है, 7 प्राकृतिक ही है। तो उस पूरे को हमने क्या बोला, उत्कृष्ट काल बोला। बराबर। अब हमको बोल रहे हैं एक प्राकृतिक, मतलब यहाँ पे कोई और प्राकृतिक था, फिर एक प्राकृतिक आया, आते आते कोई और प्राकृतिक, मतलब दूसरा वन स्थान, यहाँ कोई दूसरा वन स्थान है, यहाँ कोई दूसरा वन स्थान है, और इस बीच में उसका एक प्राकृतिक ही होना चाहिए। तो यहाँ तो हमको पता है एक प्राकृतिक के बाद तो 0 प्राकृतिक, मतलब वन स्थान ही नहीं होता, क्योंकि 14 गुण स्थान आ जाता है। बराबर। लेकिन इसके पहले जब वो अपने गुण स्थान, मतलब जब वो अपने बंध स्थान को स्विच कर रहा है, वो कौन सा होगा, वो होगा 6 प्राकृतिक, 10th गुण स्थान वाला। क्योंकि अगर यहाँ पे हम 12वां गुण स्थान लेंगे तो 12वां गुण स्थान में भी तो एक प्राकृतिक ही चल रहा है, तो एक प्राकृतिक के काल में ही ऐड किया जाएगा ना। तो इस अपेक्षा से यहाँ पे कोई और गुण स्थान, मतलब छठे गुण स्थान की क्या हुई, छठे गुण स्थान नहीं, 6 प्राकृतिक बंध स्थान की 10th गुण स्थान में एंडिंग हुई, और एक प्राकृतिक की स्टार्टिंग हो गई 12th गुण स्थान के फर्स्ट समय से, और ये 12th गुण स्थान का पूरा अंतर्मुहूर्त काल एक प्राकृतिक रहा। उसके बाद जब वो 13th गुण स्थान में प्रवेश किया, तब भी वो एक प्राकृतिक बंध स्थान में रहा, 13th गुण स्थान के एंडिंग तक एक प्राकृतिक में था, और फिर वो 14th गुण स्थान में चला गया। तो ये जो उत्कृष्ट काल है देशों करोड़ पूर्व का, वो किसकी अपेक्षा समझना, 12वें और 13वें दोनों गुण स्थान मिला के, क्योंकि 12वें के बाद तो कंपलसरी 13वें में जाते ही है। अगर डायरेक्ट 10th से 13वें में जा रहे होते तो हम सिर्फ 13th गुण स्थान बोलते। क्लियर हुआ? यस। एक बार वापस बोल दीजिए थोड़ा सा। फिर 11वां क्यों नहीं लिया, 11वां भी तो है उसमें। 11वें से 12वें में नहीं जाते ना। ओके। 10वें से 12वें में जाएंगे, इसलिए अभी हम एक प्राकृतिक के बंध स्थान की अवस्था देख रहे हैं कि कोई जीव यहाँ पे 6 प्राकृतिक बंध स्थान में था 10th गुण स्थान में, और वो एक प्राकृतिक पे आया। एक प्राकृतिक पे कब आया, शपक श्रेणी है तो डायरेक्ट 12th गुण स्थान में ही आएगा। 12th गुण स्थान के बाद वो अंतर्मुहूर्त एक प्राकृतिक रहा, तो ये अंतर्मुहूर्त काल काउंट करेंगे। फिर वो 13th गुण स्थान में आ गया। अब 13th गुण स्थान में वो पूरा देशों करोड़ पूर्व काल तक रहा, तब तक भी एक प्राकृतिक था। तो ये जो 13th एक प्राकृतिक का बंध स्थान हम ले रहे हैं, बंध स्थान का काल, वो 13th गुण स्थान के काल से, उत्कृष्ट काल से बड़ा है। क्यों है, क्योंकि उसने 12वें का भी अंतर्मुहूर्त ऐड किया हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद तो वो 14th गुण स्थान में 0 हो जाता है, कोई भी बंद नहीं होता। ठीक है। अभी बात करते हैं आकर्ष वाला। अच्छा, यहाँ बस ये हो गया ना, सिर्फ यही बचा हुआ है आकाश। ये जो अंतर्मुहूर्त है, ये आयुष्य बंध का अंतर्मुहूर्त काल है, मिनिमम आयुष्य बंध का और मैक्सिमम जो भी काल लगता है आयुष्य बंध करने में, तो वो मिनिमम और मैक्सिमम काल हो जाएगा। आकर्ष क्या होता है, दीदी आकर्ष मतलब, हाँ दीदी जय जिने हाँ उत्कृष्ट बोलिए। थी प्लस अंतर्मुहूर्त आएगा, पर वो एक प्रकृति का। अंतर्मुहूर्त भी उसी में एंड हो जाता है, इसीलिए उसको बोला जाता है कि ये देशों करोड़ पूर्व है। लेकिन समझना ये रहेगा कि वो देशों करोड़ पूर्व सिर्फ 13 गुण स्थान का नहीं है, उसमें 12th गुण स्थान भी ऐड किया हुआ है। बाकी वो इतने बड़ी राशि में अंतर्मुहूर्त भी उसी में समा जाता है, क्योंकि हम एक फिक्स्ड राशि की बात नहीं कर रहे। जैसे हमने अभी 1 करोड़ पूर्व में तो आयुष्य बंध का अंतर्मुहूर्त माइनस किया था, जब हम 7 प्राकृतिक का उत्कृष्ट देख रहे थे, क्योंकि 1/3 करोड़ पूर्व की जो राशि होती है वो एक फिक्स्ड राशि हो जाएगी। लेकिन जब हम देशों करोड़ पूर्व की बात करते हैं, तो देशों मतलब कुछ कम, तो कुछ कम में से अगर आप थोड़ा सा ऐड कर भी दोगे तो भी वो कुछ कम की राशि में ही रह, मतलब फ्लक्चुएटिंग राशि है, ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि देशों बोल दिया मतलब इतना अमाउंट फिक्स हो गया।
तो इसीलिए जो हमने अंतर्मूर्त भी 12वें गुणस्थान का जो हम बात करेंगे वो भी देशों में समा जाता है, इसीलिए उसको अंतर्मूर्त अलग से नहीं बताया जाता, वो ऐसे ही बोलते हैं देशों करोड़ पूर्व है। जब भी फिक्स्ड राशि आती है यहाँ पे फिर हमें हाँ ठीक है। अब देखते हैं आकर्ष का। आकर्ष क्या होता है? आकर्ष मतलब ब्रेक ले लेके किसी चीज को किया जा रहा है। ब्रेक ले लेके मतलब क्या? टुकड़े टुकड़े में कर रहे हैं। यहाँ पर हम आकर्ष किस संबंध में बात करते हैं? हम बात करते हैं आयु बंध के संबंध में। आयु बंध आकर्ष में किया जा रहा है, मतलब आयु का जो बांधना है, ये एक आकर्ष में आयु बांधा, फिर थोड़ी देर रुक गए, फिर दूसरे आकर्ष में आयु बांधा, फिर थोड़ी देर रुक गए, फिर तीसरे आकर्ष में आयुष बांधा, फिर थोड़ी देर रुक गए, फिर चौथी बार में बांधा, फिर रुक गए, फिर पांचवी बार में बांधा, फिर छठी बार में बांधा। ऐसे करते करते कितनी बार हो सकता है? तो बताया मैक्सिमम। ये यहाँ से आयुष बंध प्रारंभ किया, एक बार बांधा, रुक गया, थोड़ी देर रुका रहा, फिर बांधा, फिर रुक गया, फिर थोड़ी देर रुके, फिर तीसरी बार बांधा, फिर रुक गए, फिर थोड़ी देर रुके, चौथी, पांचवी, छठी, फिर थोड़ी देर स्टॉप, फिर सातवीं, फिर थोड़ी देर स्टॉप, और आठवीं पे वो अपने आयुष बंध की एंडिंग कर देते हैं। मैक्सिमम 8 बार में पूर्ण आयुष्य बंद हो जाता है। जितना भी आयुष बंद करना है, जितने भी प्रदेशों को बांधना है, तो वो सब कुछ किसमें हो जाता है? 8 बार में कंप्लीट हो जाता है मैक्सिमम। ठीक। और मिनिमम कितनी बार में होता है? तो मिनिमम एक ही बार में वो पूरा आयुष्य बंद कर लेता है, एक ही साथ जितना आयुष्य उसको बांधना है, एक ही बार में, मतलब उसने बीच में कभी भी ब्रेक नहीं लिया, रुका नहीं। तो इसको बोलते हैं, ये जो बार हमने 8 बार, 7 बार, 6 बार ये जो बोला, ये इसका नाम होता है आकर्ष। इसको बोलते हैं आकर्ष। मतलब 8 आकर्ष में आयुष्य बांधा, 7 आकर्ष में आयुष्य बांधा। मान लो उसने आयुष्य बंध इतने में पूरा कर लिया, मतलब 7 मान लेते हैं यहाँ पर उसने आयुष्य बंध किया, तो 1 2 3 4 5 6 बार में उसने आयुष्य बांधा, पूर्ण हुआ आयुष्य बंध। ये 5 बार में हो गया, ये 4 बार में, 1 2 3 4, 3 बार, 2 बार, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही बार में पूरा आयुष्य का बंध कर लेते हैं। ये काल भी अंतर्मूर्त होता है, और बीच के जितने भी हमने देखा गैप ले लेके जितने भी बार में वो कर रहा है, और मैक्सिमम जो 8 बार में होता है, जो भी है, ये मान लेते हैं 8 बार में हो रहा है, इसका काल भी कितना होगा? अंतर्मूर्त का ही होगा, चाहे वो एक ही बार में ले ले पूरे प्रदेश, या फिर 8 बार में पूरे प्रदेश ले, मतलब आयुष बंध पूर्ण करे 8 बार में, तो काल अंतर्मूर्त का ही लगता है। और फिर जो ये बीच में रुकने का काल है वो कितना है? तो वो काल भी अंतर्मूर्त का ही होता है। जब वो ब्रेक लेता है, रुकता है, वो भी अंतर्मूर्त काल तक के लिए ही रुकता है। अब जो ये अंतर्मूर्त काल है, यहाँ पे उसने आयुष्य बंध रोक रखा है, तो यहाँ पे कौन सा बंध स्थान होगा? यहाँ पे वो आयुष्य बंध कर रहा था, तो 8 प्राकृतिक बंध स्थान है। यहाँ पे वो आयुष्य बंध रुका, लेकिन गुणस्थान कौन से होंगे उसके? 1 से 7 के बीच में ही होंगे। 1 से 7 के बीच में 6 प्राकृतिक, 1 प्राकृतिक आ नहीं सकता, तो क्या पॉसिबिलिटी है? 7 प्राकृतिक की पॉसिबिलिटी है। फिर वापस से आयुष्य बंध किया, 8 प्राकृतिक हो गया। फिर आयुष्य बंध 7 रुका, तो 7 प्राकृतिक हो गया। फिर 8 प्राकृतिक हुआ, फिर रुका, तो 7 प्राकृतिक हो गया। तो इस प्रकार जो 7 प्राकृतिक मतलब रुकने का जो मिनिमम काल होता है, उसको हम बोलते हैं 7 प्राकृतिक का जघन्य काल, जो हमने वहां पे डैश छोड़ दिया था। 7 प्राकृतिक का जघन्य काल क्या है? 2 आकर्ष के बीच का जो काल होता है, 2 आकर्षों के बीच में, ये एक आकर्ष है, ये एक बार है, ये दूसरी बार है। 2 आकर्ष मतलब कोई से भी बीच के 2 आकर्षों के बीच में जो 7 प्राकृतिक का स्टॉप आता है, जिस समय पे आयुष्य बंध नहीं कर रहा होता है, तो वो 7 प्राकृतिक का जघन्य काल होता है। ठीक है। अब हम बोलेंगे क्या 7 प्राकृतिक का जघन्य जो काल है, वो एक आकर्ष में घटित हो पाएगा क्या? नहीं। नहीं हो पाएगा। 2 में हो सकता है। हाँ।
दो में हो सकता है। 2 से लेकर 8 आकर्षों के बीच में अगर कोई जीव 2 से अधिक आकर्ष में 2 से 8 आकर्ष के बीच में कोई जीव आयुष्य का बंध कर रहा है, उस समय पे जो 7 प्राकृतिक बंध स्थान होता है वो उसका जघन्य काल होता है 7 प्राकृतिक का। जघन्य काल भी अंतर्मूर्ति है इसका भी। हाँ, जघन्य काल भी अंतर्मूर्ति है, एक समय के लिए नहीं रुकते, अगर रुके भी हैं तो वो कम से कम अंतर्मूर्त के लिए तो रुकेंगे। अनुश्री जी एक बार वापस समझिए, ये नहीं समझ में आया। आकर्ष क्या होता है? आकर्ष मतलब रुक रुक के, जब भी कोई जैसे एक गाय का एग्जाम्पल दिया कि उसको गाय को पानी पीना है, तो एक घुट में वो पूरा पानी जितना पर्याप्त है उतना पी लेगी। लेकिन कुछ दूसरा कंडीशन ये बताई कि वो 1 घुट 2 घुट 3 घुट 4 5 10 बार में उसने क्या करा, मैक्सिमम 8 बार यहाँ पे मान लेते हैं, 8 बार में उसने पर्याप्त पानी पिया। तो जब भी जीव को आयुष्य बंध करता है जीव, तो उस समय पे उसको जितने भी प्रदेश नेक्स्ट भव के आयुष्य के बंध करने होते हैं, या तो वो एक ही बार में पूरे प्रदेशों को ग्रहण कर लेता है बिना रुके, या फिर वो रुक रुक कर ग्रहण करता है। तो वो कितनी बार रुक सकता है? तो एक बार बंद करेगा फिर रुक जाएगा, 2 बार, दूसरी बार बंद किया फिर रुक गया, फिर तीसरी बार बंद किया रुक गया, ऐसे करते करते 2 बार 3 बार 4 बार और मैक्सिमम 8 बार वो आयुष्य बंद करे, बीच में 7 बार रुक जाए। इस अपेक्षा से वो 8 आकर्षों से आयुष्य का बंध कर रहा है। अब जब जब भी वो इन 8 आकर्षों में जब जब भी आयुष्य का बंध कर रहा है 8 आकर्ष के टाइम पे, वो 8 प्राकृतिक बंध स्थान में है, लेकिन 2 आकर्षों के बीच में जो डिफरेंस आया, जहाँ पे वो रुका, गैप आया, वहां पे उसके 7 प्राकृतिक बंध स्थान होगा। क्योंकि 6 प्राकृतिक हो नहीं सकता, 6 प्राकृतिक 10th गुण स्थान में होता है, वहां पे आयुष्य बंध होती नहीं है। और एक प्राकृतिक 11 12 13 में होता है, वहां भी आयुष्य बंध नहीं होता। तो ये 7 प्राकृतिक का ही ऑप्शन खुला है 1 से 7 गुण स्थान में। तो 8 प्राकृतिक में आयुष्य बंद कर रहा था, 7 प्राकृतिक में वो रुका, तो 8 प्राकृतिक जब रुका तब 7 प्राकृतिक। तो ये जो रुकने का मिनिमम अंतर्मुठ का काल है वो कहलाता है 7 प्राकृतिक का जघन्य काल। ठीक है। तो 11वां प्रकृति 11 गुणस्थान में जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मुठ, तो एक समय जघन्य उत्कृष्ट कितना होगा फिर? अंतर्मुठ 11वें गुण स्थान का काल, अंतर्मुठ हाँ, जितना भी 11वां गुण स्थान का काल है वही मानना, जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मुठ। अनुश्री जैनेंद्र, ये जो रुक रुक के आकर्ष करता है, ये क्यों करता है रुक रुक के? उसका कोई वैलिड रीजन नहीं है, बस अच्छा। किसी भी समय कैसे भी उसके जो अध्यवसाय रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आकर्ष में बांध लेता है। मतलब जैसे बहुत तीव्र अध्यवसाय, पुण्य के अध्यवसाय, पाप के अध्यवसाय, मतलब संक्लेश के, विशुद्धि के, कैसे भी अध्यवसाय, अगर बहुत तीव्र अध्यवसाय है तो वो क्या करेगा, कितने बार में कितने आकर्षों में बांध लेगा? एक में एक ही आकर्ष में पूरा बांध लेगा। तो ये जो बांधता है अलग अलग आकर्षों में संक्लिष्ट परिणाम होते हैं उसके, कि वैसे ही तथा स्वभाव से? नहीं नहीं, जिस समय आयुष बंद कर रहे हैं उस समय जैसे अध्यवसाय रहे उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, धन्यवाद। ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि आपको इतने ही आकर्ष में या फिर किसी पर्टिकुलर आयुष का बंद हो रहा हो तो वो उतने आकर्ष में बांधे, ऐसा नहीं। उस समय पे 3-4 कोई भी आकर्ष में बांध सकता है। मिनिमम आयुष्य बांध रहा हो, मीडिएट बीच की रेंज की बांध रहा हो, या फिर उत्कृष्ट आयुष्य बांध रहा हो, कुछ भी किसी भी गति के आयुष्य बांध रहा हो, वो उसके अध्यवसाय कितने तीव्र हैं उस अकॉर्डिंग वो आकर्ष, अगर बहुत हाईएस्ट लेवल के तीव्रता पे है तो एक ही आकर्ष से बांध लेता है, एक ही झटके में पूरे। और अगर उससे कम है तो 2 3 4 करके, बहुत सबसे लोएस्ट लेवल के अध्यवसाय तो फिर 8 आकर्ष में बांधता है। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। अरे 12वां गुणस्थान का खाली पूछे तो अंतर्मूर्ति है ना? हाँ, 12वां गुण स्थान का खाली अंतर्मूर्ति बोलना, अजघन्य अनुत्कृष्ट। हाँ, अगर 13वां गुणस्थान हो तो देशों करोड़ पूर्व। हाँ, जय जी, अनुश्री जी प्रणाम करती हूँ। ये जैसे जब अगर जैसे मान लो तीव्र अध्यवसाय हुए तब तो एक आकर्ष में बांध लिया, और अगर तीव्र नहीं हुए, बीच में हुए, तो बीच के अध्यवसाय में भी भावों में मलिनता आ सकती है, अध्यवसाय में मलिनता आ सकती है, बीच में रुका उस समय अगर आ गए तो भावों में मलिनता, तो हाँ, तब क्या ये करें? ना मतलब ऐसा फैक्ट वैसे देखने यही आ रहा है कि जो विशुद्धि है, विशुद्धि बढ़ती हुई भी हो सकती है और बीच में मलिनता भी आ सकती है,
लेकिन एकदम अभी परफेक्ट मतलब इसका क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि जैसे अगर वो मतलब हो सकता है, ऐसा संभावना कहीं से पता चला था कि है, विशुद्धि के भाव भी हो सकते हैं, क्योंकि विशुद्धि के अगर भाव है तो विशुद्धि के भाव में हमारे पास प्रूफ है कि जीव छठे गुणस्थान में आयुष बंध स्टार्ट किया और सातवें में चला गया आयुष पूर्ण होते बिना। तो कैसे गया वो सातवें में? क्योंकि उसके भावों में विशुद्धि हुई। तो आयुष्य बंध के बीच में भावों की जो मतलब ये है विशुद्धि का लेवल है, वो ऊपर नीचे हो सकता है, बाधा नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पे आ- तीव्र आयु अध्यवसाय की बात कर आयु रहे का हैं। बंध तो मध्यस्थ परिणाम में होता है ना। फिर आयुष्य बंध के योग्य जो अध्यवसाय हो उसमें तीव्र बोला। ये मतलब इसमें आप और आगे जब पढ़ोगे ना तो उसमें वो बंध स्थान में ही वो चीज आती है कि एक होता है तत्प्रायोग्य, मतलब मध्यस्थ परिणाम तो होंगे लेकिन उसके प्रायोग्य जितने भी संश्लिष्ट या फिर जो भी विशुद्ध परिणाम है, तत्प्रायोग्य हाईएस्ट होना चाहिए। अब जैसे इसका मैं एग्जांपल आपको आगे का थोड़ा सा बता देती हूँ, वो बात निकली है तो, कि जैसे मान लो कोई जीव है, वो 7 वेदनी कर्म की हाईएस्ट स्थिति कितनी होती है? 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। और असात वेदनी की कितनी होती है? 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो अगर हम बोल रहे हैं कि कोई जीव हाईएस्ट, अब 7 वेदनी की भी अगर हाईएस्ट स्थिति मानता है तो वो मतलब हाई लेवल के उसका कषाय, क्योंकि स्थिति किस पे डिपेंडेंट होती है? कषाय पे डिपेंडेंट होती है। अगर उसका कषाय मिनिमम लेवल का होगा तो वो अंतर्मुठ की ही स्थिति बांधेगा। ठीक, तो उसका लेवल, अच्छा ये पुण्य प्रकृति है ना तो इसमें कषाय कम होता है, तो अनुभाव ज्यादा, हाँ ठीक है। जो भी मतलब बात ऐसी हो रही है, अभी कषाय का मतलब विशुद्धि या मलिनता पे नहीं जाते हैं, अभी अध्यवसाय का देख लेते हैं कि जो अध्यवसाय हैं वो कैसे होंगे। वो उसके प्रायोग्य हाईएस्ट होना चाहिए। अगर वाकई में हाईएस्ट है तो वो 30 kks बांध लेगा जो असात वेदनी का है। हमको बांधना कितना है? हमें 15 ही बांधना है, हमको हाईएस्ट नहीं मानना, हमको मिनिमम भी नहीं मानना। बांधना कितना है? मॉडरेट लेवल का। लेकिन मॉडरेट में भी 7 वेदनी के प्रायोग्य हाईएस्ट होना चाहिए, उसको बोलते हैं तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम या फिर तत्प्रायोग्य संश्लिष्ट परिणाम। ठीक है, ऐसा रहता है। तो ये मीडिएट आयुष बंध में भी हाईएस्ट परिणाम नहीं होते, होते मीडियम अध्यवसाय में ही होता है, पर उसके प्रायोग्य हाईएस्ट अध्यवसाय, ऐसी बात हो रही है। ठीक है, अभी हम देखते हैं, बचा हुआ है ना, उदय का देख लेते हैं। ये बंध स्थान कंप्लीट हो गया। ये बंद स्थान में जैसे एक प्रकृति का बंद स्थान लिया तो 11 12 13 तीनों आएगा ना। एक प्राकृतिक में 11 12 13 तीनों गुण स्थान है। हाँ, तो एक प्रकृति के बंद स्थान में फिर वो 33 नहीं, देशान करोड़ पूर्व जो बताया आपने वो खाली 12 13 में होगा ना ये। क्योंकि 11 के साथ में मतलब अगर प्रैक्टिकली सोचें तो अगर हम 11 12 13 को एक साथ ऐड कर दें तो 11 में भी एक प्राकृतिक है, फिर वहां से जीव अगर 12 में जाता तो हम उसको ऐड करते, फिर वहां से 13 में जाता तो ऐड करते। अच्छा, पर 11 के बाद 12 में नहीं जा सकता ना, तो 11 के बाद उसको वापस 10 में या नीचे जाना ही पड़ेगा। हाँ, तो 12 13 में मतलब 33 एक प्रकृति के बंद हिसाब से देशन करोड़ पूर्व। हाँ, ठीक है। उसमें 12 का अंतर्मुठ भी इंक्लूडेड है। अब देख लेते हैं एक बार उदय स्वामित्व, चैप्टर नंबर 16 है ना ये, 16। उदय स्वामित्व। उदय स्वामित्व, उदय का क्या अर्थ होता है? उदय मतलब वेदन करना, भोगना, अनुभव करना, कर्मों के फल का अनुभव करना उदय कहलाता है। 8 मूल कर्म है, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष, नाम, गोत्र, अंतराय। 8 मूल कर्म में किस किस गुण स्थान में? पहला द्वार यही है कि मूल कर्म है, मूल कर्म का स्वामी, क्योंकि स्वामित्व है, मतलब कौन कौन से गुण स्थान वर्ती, कौन कौन से गति के जीव इस कर्म का उदय रहता है उन जीवों में। दूसरे प्रकार से बोलेंगे कि जो गुणस्थान है उन गुणस्थानों में कितनी कितनी कर्म प्रकृतियों का उदय हो सकता है, उसकी कितनों की होती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ज्ञानावर्णी। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय कौन कौन से गुण स्थान में होता है? तो ज्ञानावर्णी कर्म का जब जब उदय रहता है तब तक जीव केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो केवल ज्ञान को प्राप्त
केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है केवली अवस्था 13 गुण स्थान में। तो ज्ञानावर्णी का उदय रहते जीव छद्मस्त होता है। छद्मस्त होते गुण स्थान होते हैं 1 से 12। ठीक। और चारों ही गति के जीवों में ज्ञानावर्णी का उदय रहता है। चारों गति में वही कल वाली बात आ जाएगी। अगर नरक गति का पूछेंगे ज्ञानावर्णी का उदय 1 से 4 में रहेगा। देव गति में 1 से 4 में रहेगा। तिर्यंच गति में 1 से 5 में रहेगा। मनुष्य गति में 1 से 12 में रहेगा। चारों गति का अपनी अपनी अपेक्षा से समझना। फिर दर्शनावर्णी का भी यही है। दर्शनावर्णी के उदय रहते जीव छद्मस्त रहता है और केवल दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। अंतराय कर्म का भी यही है। ठीक। अब बात करते हैं ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी कर्म। वेदनी कर्म का उदय, वेदनी कर्म का उदय रहता है 7 वेदनी हो या असात वेदनी हो, किसी भी कर्म का उदय पहले से 14वें गुण स्थान तक। यहाँ पे हम मूल कर्म की अपेक्षा बात कर रहे हैं कि वेदनी कर्म का उदय वेदन कब तक करता है जीव? जब तक वो मोक्ष अवस्था को प्राप्त नहीं करता तब तक उसके उदय रहता है। क्योंकि बंध में योग की प्रवृत्ति आवश्यक है, इसीलिए 14 गुण स्थान में बंध नहीं हो सकता, पर उदय हो सकता है क्योंकि उसमें योग की आवश्यकता नहीं होती। प्रदेश आत्मा से बाहर निकल रहे मतलब उदय है। तो वेदनी कर्म हो जाएगा 1 से 14। चारों गति के जीव में वेदनी कर्म का उदय हो सकता है, होता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी। मोहनी कर्म का उदय रहते जीव वीतराग अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। वीतराग अवस्था 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो कसा है जी? उपशांत मोह वीतराग और क्षीण मोह वीतराग। मतलब वीतराग अवस्था तो दोनों होती है। मोहनी कर्म का उपशांत अवस्था हो, मतलब उपशांत अवस्था मतलब उदय नहीं है पर सत्ता में है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? उदय की। चारों गुण। हाँ। उदय जो उदय है वो कहाँ तक होगा? जब तक छद्मस्त सॉरी जब तक वीतराग अवस्था प्राप्त नहीं होती। तो वीतराग अवस्था 11th में प्राप्त होती है, इसीलिए 10th गुण स्थान तक मोहनी कर्म का उदय रहता है। चारों गति के जीवों में रहता है। अपना अपना इंडिविजुअल गुण स्थान समझ। दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य। आयुष्य कर्म का उदय जब तक रहता है तब तक जीव मोक्ष अवस्था को प्राप्त नहीं करता। 1 से 14 पूरे गुण स्थानों में आयुष्य कर्म का उदय हमेशा रहता है। अब बात करते हैं कि आयुष्य कर्म का एक भाव में खत्म हुआ, दूसरे भाव में वो पहुंचा है, उसके पहले जो बाटे बहता मतलब विग्रह गति होती है, क्या विग्रह गति में भी आयुष्य का उदय रहता है? हाँ रहता है। अगले भाव का आयु तो का उदय रहेगा। इस भाव का रहेगा कि इस भाव का रहेगा? अगले भाव का अगले भाव। मतलब यहाँ का जो आयुष्य है वो काल करते समय ही उसके आयुष्य का लास्ट समय था और यहाँ पे उसके आयुष्य की सत्ता खत्म हो गई और अगले समय से ही, भले ही वो विग्रह गति में क्यों ना हो, अगले समय से ही क्या हो जाता है? परभव की आयु स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कोई भी गैप नहीं आता आयुष्य कर्म के उदय में। 1 से 14 सभी गुण स्थानों में आयुष्य कर्म का उदय चारों गति के जीवों में रहता है। मोहनी आयुष, नाम कर्म, गोत्र कर्म। नाम कर्म, गोत्र कर्म ये भी अघाती प्रकृतियां हैं। 14 गुण स्थान तक इनका क्या रहता है? उदय रहता है चारों गति के जीवों में। ठीक है, अंतराय की बात हो गई। ये हो गया हमारा उदय स्वामित्व गुण स्थान कर्मों की अपेक्षा। अब गुण स्थान की अपेक्षा देखें। पहला, क्योंकि 1 से 12, 1 से 14, 1 से 10, 1 से 14, 1 से 14 मतलब 1 से 10 तक में बाकी सारे कर्म मतलब 8 ही मूल कर्म का क्या रहता है? उदय रहता है। और जब हम 11वें गुण स्थान में आते हैं तो क्योंकि वो वीतराग अवस्था हो गई, वहां पे उपशांत अवस्था है मोहनी कर्म की, लेकिन उदय नहीं है। तो उदय नहीं है मतलब वहां पे एक कम हो गया। 12वें गुण स्थान में भी मोहनी का उदय नहीं होता, तो यहाँ पे भी 7 प्रकृति मतलब 7 कर्मों का बंध उदय रहता है। जब 13th गुण स्थान में जाते तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई होती है। मतलब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय का उदय अब नहीं है। तो यहाँ पर 3 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस किया था मोहनी कर्म को, यहाँ पर 3 कर्म माइनस हो जाएंगे। तो कितना बचा? 4 कर्मों का। अब 13वें के बाद 14वें गुण स्थान में भी यही 4 अघाती कर्मों का उदय चलता रहता है। ये हो गया सेकंड द्वार कंप्लीट। ठीक। अब एक बार इनकी साधी अनादि प्ररूपना देख लेते हैं।
सादी अनादि प्ररूपना की बात करें तो सबसे पहले ज्ञानावर्णी कर्म है। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय रुकता है 13th गुण स्थान के फर्स्ट समय में, 12th के लास्ट तक उसका उदय रहता है। कौन से पेज का है दीदी ये? चैप्टर नंबर सादी 16। चैप्टर नंबर 16 मेरे पास नंबर देख लेना, 16 चैप्टर बार सेकंड। पेज नंबर 53। ज्ञानावर्णी कर्म एक बार अगर उसका उदय खत्म हो गया, उसका उदय कब खत्म होता है? जब जीव, ये है ना ज्ञानावर्णी कर्म, तो यहाँ पर उदय खत्म हो रहा है जब जीव 13th गुण स्थान में प्रवेश कर जाता है। 13 गुण स्थान से वापस रिटर्न नहीं होता, इसीलिए उसके उदय की आदि नहीं होती। अनादिकाल से उदय में है क्या? हाँ है। ध्रुव रूप से हमेशा रहेगा उदय में, हाँ अभव सिद्धिक जीव की अपेक्षा, और है अध्रुव रूप भव सिद्धिक जीव की अपेक्षा। जब भव सिद्धिक जीव 13 गुण स्थान को प्राप्त करेंगे तो ज्ञानावर्णी का उदय रुक जाएगा। दर्शनावर्णी की भी यही बात हो गई, अंतराय की भी यही बात हो गई, क्योंकि इनका उदय साथ में रहता है। फिर वेदनी कर्म। वेदनी कर्म की बात करें तो वेदनी कर्म में शादी नहीं 14 होती। शादी नहीं है। एक मिनट, वेदनी कर्म का 14th गुण स्थान है, तो 14th के बाद वापस बिगनिंग नहीं होती। अनादिकाल से है सिद्धिक की अपेक्षा, अध्रुव रूप से भव सिद्धिक जीव की अपेक्षा। वेदनी मोहनी कर्म। मोहनी कर्म होता है 10th तक, और 10th के बाद अगर कोई जीव 11th में गए तो 11th में जाने या फिर 12th में जाने, दोनों का ऑप्शन है। 10th के बाद अगर वो 11th में गए और 11th से वापस 10th या फिर 4th में आ गए, 4th में कैसे आते हैं? डायरेक्ट साल करके। देवता काल काल करके। और 10th में कैसे आते हैं? अवरोहण। अवरोहण करके। अवरोहण करके। ये क्या होता है? भव स्वभाव, और ये मतलब ये क्या क्या वर्ड्स थे वो? वर्ड्स एक बार रिकॉल कर काल लेते हैं। काल से बहुत प्रतीत। है और अध्यक्ष है। अध्यक्ष है। बहुत है। ये भाव, ये तो भाव क्षय हो जाएगा और ये अध्याशय हो जाता है। अर्धाच है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगी? उसकी बिगनिंग हो सकती है, हो जाएगी। के उदय वापस स्टार्ट हो जाएगा मोहनी कर्म का, तो इसकी आदि होती है। फिर अनादिकाल से इसका उदय है क्या? तो जिन जीवों ने अभी तक 10th गुण स्थान को क्रॉस नहीं करा उनकी अपेक्षा अनादिकाल से है। जो 10th को कभी स्पर्श ही नहीं करेंगे अभव सिद्धिक जीव, मतलब 11th को स्पर्श ही नहीं करेंगे, उनकी अपेक्षा ध्रुव। और जो 10th को क्रॉस करके 11th या 12th में जाएंगे उनकी अपेक्षा अध्रुव। ज्ञानावनी, दर्शनावनी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य। आयुष्य कर्म का उदय एंड होने के बाद वापस स्टार्ट होता है क्या मूल कर्म का? नहीं। अनादिकाल से आयुष्य का उदय है, हाँ। ध्रुव रूप से रहेगा अभव सिद्धिक की अपेक्षा, भव सिद्धिक की अपेक्षा अध्रुव है। वेदनी, मोहनी, आयुष्य, नाम, गोत्र। नाम कर्म गोत्र कर्म है, सेम 14th गुण स्थान तक रहता है, वापस बिगनिंग नहीं होती। अनादिकाल से इसका उदय चल रहा है, अभव सिद्धिक में हमेशा रहेगा, भव सिद्धिक जीवों में कभी एंडिंग होगी। अनुश्री ये जी हो गया। आयु का वापस बता दीजिए। हाँ, आयुष्य कर्म जो है ना, आयुष्य कर्म एक भव की आयुष्य पूरी हुई और अगले समय पे अगले भव की आयुष्य स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हमको सिर्फ मूल कर्म की अपेक्षा बताना है, तो ये भी आयुष्य है, ये भी आयुष्य है, तो आयुष्य का उदय कभी रुका ही नहीं है, तो वो अनादिकाल से आयुष्य का उदय चलता आ रहा है, तो इसीलिए उसमें अनादि का भंग घटित किया। लेकिन जब जीव मोक्ष अवस्था को प्राप्त करेगा, 14th गुण स्थान तक आयुष्य का उदय रहता है, और 14th को क्रॉस करके मोक्ष अवस्था को प्राप्त करेगा तो आयुष्य का उदय नहीं होता, और वहां से वापस रिटर्न आते नहीं है, इसलिए उसकी बिगनिंग नहीं होती। बंध में बिगनिंग होती है, बंध में ये दोनों भंग घटित नहीं होते, सिर्फ सादी और अध्रुव होता है, लेकिन उदय में अनादिकाल से आयुष कर्म का उदय है। आयुष्य कर्म के उदय के कारण ही तो जीव एक भव से दूसरे भव में अटका रहता है। बेड़ी के समान बताया ना आयुष्य कर्म को, उस भाव में रहेगा जब तक आयुष कर्म का उदय, और अगले भाव में जाने के पहले वो अगले भाव की तैयारी भी, नया आयुष कर्म भी वापस बांध लेता है, मतलब बेड़ियां तैयार बेड़ियां तैयार करने का काम। ठीक, ये हो गया
उदय स्वामित्व का। तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम उदय स्थान देख लेंगे। उदय स्थान में फिर उनके काल की भी बात करनी रहेगी। ठीक है, वैसे ये जो है यही उदय स्थान होता है, यहाँ पे सामने सामने दिख रहा है अगर हम देखें तो। 8 प्राकृतिक है 1 से 10 गुण स्थान में, 7 प्राकृतिक है 11वें 12वें गुण स्थान में, और 4 प्राकृतिक उदय स्थान है 13 14 गुण स्थान में। एक साथ जितने प्रकृतियों का उदय हो सकता है उसको बोलते हैं उदय स्थान। एक ही समय में एक साथ उदय। 8 प्राकृतिक 1 से 10 गुण स्थान में, 7 प्राकृतिक 11 12 में, और 4 प्राकृतिक 13 14 में। ठीक है, अब इनका जो काल है वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज इतना ही रखे फिर। इसमें यहाँ तक में किसी के कोई डाउट है क्या? नहीं, हो गया क्लियर। इसका काल थोड़ा सा मतलब व्यवस्थित देख लेंगे तो next वो 11-12 एक बार समझा पाएंगे क्या? 11 12 में क्या ये 11 12 क्या 1 10 में 8, 11-12 में 7 और 13 14 में 4। एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। यही वाला पोर्शन पूछ रहे हैं ना? जी जी जी। 1 से 10 गुण स्थान में 8 प्रकृति 8 कर्मों का उदय रहता है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी पूरे 8 ही कर्मों का उदय रहता है। 10वें गुण स्थान के बाद में जीव उपशांत या फिर मोह क्षीण अवस्था को प्राप्त। 11वें गुण स्थान शपथ श्रेणी चढ़ता है तो 12वें गुण स्थान। दोनों कंडीशन में मोहिनी कर्म का उदय नहीं होता। उपशांत है तो भी उदय नहीं है, सत्ता में है, और क्षय हो गया तो भी उदय नहीं है क्योंकि सत्ता में ही नहीं बचा। तो दोनों अवस्थाओं में मोहिनी कर्म का उदय नहीं होने से एक कर्म माइनस हो जाता है, तो 7 कर्मों का उदय रहता है। 7 प्राकृतिक उदय स्थान हो गया। फिर जब जीव 12th से 13th में प्रवेश करता है तो वो अपने ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का भी क्षय करके 13th गुण स्थान में आता है। तो 13th गुण स्थान में आने पर उसके 4 ही अघाती जो कर्म है, वेदनी, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये 4 अघाती कर्म शेष रहते हैं, तो इनका ही उदय रहता है। ठीक है, अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान आप शिव जी कृपा से एक आप सभी से निवेदन है कि ये जो लास्ट पार्ट रहे ना उसके बीच में क्लास मतलब बीच में क्लास को लीव नहीं करिए, क्योंकि एटलीस्ट एक कृतज्ञता व्यक्त करना आवश्यक है। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है यह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, क्षमता का विकास करे, प्रलय को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। क्षमा याचना। जय जय। धन्यवाद। धन्यवाद।